अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द न्यूज़ रूम। मैं हूं जवेरिया ज़ैद। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और न्यूज़ रूम में सबसे पहले आपको एक खबर एशिया कप से मुतालिक दे देते हैं। श्रीलंका और पाकिस्तान इस वक्त आमने सामने हैं। फ़खर जमान पवेलियन वापस जा चुके हैं। यूं 5वें ओवर में पाकिस्तान की पहली विकेट गिर चुकी है 9 के स्कोर पर। बारिश की वजह से मैच जो है वो 45 ओवर्स तक लिमिट कर दिया गया। अगर बारिश की वजह से मैच मुतासर होता है, मैच नहीं खेला जाता, तो फिर एक एक पॉइंट मिलेगा और इस सूरत में फिर टीम पाकिस्तान जो है उसे वापस आना पड़ेगा और बेहतर रन रेट की वजह से श्रीलंका जो है वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा और भारत से मद्दे मुकाबिल होगा। खैर देखते हैं आज क्या होगा, लेकिन इब्तदाई तौर पर जो हमारी इब्तदा है वो कुछ अच्छी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। हमेशा खेल के मैदान के बाद हम सियासत का रुख कर लेते हैं, वहाँ पर भी हैजान बरकरार है। लेकिन उससे पहले भी आपको हम ये न्यूज़ रूम में बताएंगे कि साइफर केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं। जो फैसला महफूज किया गया था वो सुना दिया गया है। सियासी तौर पर बात करें तो आज पीपल्स पार्टी की CEC का इजलास इस वक्त जारी है। इसमें कौन कौन शरीक है, इस इजलास का एजेंडा क्या है, ये सब आज के न्यूज़ रूम में आपको बताएंगे। दूसरी जानिब कायद मुस्लिम लीग नून की वापसी, इस्तकबाल और दरपेश कानूनी चैलेंजेस पर भी आज के न्यूज़ रूम में तफसीली बात होगी। ये नहीं, अवाम को खबरदार करेंगे कि महंगाई का नया तूफान आने वाला है। इसके साथ साथ इंतखाबात के हवाले से सदर मुमलिकत की जो तजवीज़ करदा तारीख है और उस पर आज इलेक्शन कमीशन की तलब करदा इजलास का अहवाल भी जानेंगे और कराची में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है उसका भी जिक्र करेंगे। जो गार्ड की गोली लगने से एक 7 साला बच्ची जाम बहक हुई है, क्या मामला है, क्या तफसील है, इन तमाम मामलात पर डिटेल से बात। अभी कराची का रुख करते हैं, जिसके जिना अस्पताल की लिफ्ट में 2 मजदूर फंस गए हैं और मजदूर 1 घंटे से लिफ्ट में फंसे हुए हैं। इंतजामिया की जानिब से कोई इमदादी कार्रवाई नहीं की जा रही इस हवाले से। और ये जो मजदूर हैं ये लिफ्ट में फंसे हुए हैं, जिना अस्पताल की लिफ्ट जिसमें 2 मजदूर फंस गए हैं और अभी तक फ़िलहाल कोई इमदादी कार्रवाई नहीं की गई है। 1 घंटे से लिफ्ट में ये मजदूर फंसे हुए हैं। यकीनन कोशिश की जाएगी कि जल्द से जल्द इन्हें निकाला जाए, लेकिन बज़ाहिर तौर पे अभी कोई कार्रवाई नज़र नहीं आ रही है। जिना अस्पताल है, ये कराची का एक बड़ा सरकारी अस्पताल है और बताया जा रहा है कि 2 मजदूर इस लिफ्ट के अंदर मौजूद हैं और इन्होंने एक वीडियो भी रिकॉर्ड करके भेजी है। ये इस वीडियो में क्या कहते हैं ये भी आपको अब से कुछ देर बाद सुनवाते हैं। लेकिन इब्तदाई तौर पर 1 घंटे से ज़ायद का वक्त या कम बेश 1 घंटे का वक्त बताया जा रहा है कि हो चुका है कि ये लिफ्ट में फंसे हुए हैं और लिफ्ट अब लाइट जाने की वजह से जो है वो बंद हुई है या इसके अलावा कोई और मेल फंक्शन है, इसको अभी चेक किया जा रहा है। लेकिन बुनियादी तौर पर लिफ्ट में फंसने का हालिया दिनों में ये दूसरा वाक़या। एक मरतबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की लिफ्ट फंस गई थी जिसमें लतीफ़ खोसा साहब थे और अब जो है वो 2 मजदूर फंस गए हैं। लतीफ़ खोसा साहब तो 1 घंटे से पहले बाहर आ गए थे, ये बेचारे मजदूर हैं तो 1 घंटा हो गया इनको। अच्छा, वो ये क्या कह रहे हैं? कुछ है इनकी आवाज़ तो सुनवाइएगा, ये कहना क्या चाह रहे हैं। ये भी फ़िलहाल मनाज़िर आप देख रहे हैं, लेकिन ऑडियो जैसी हमें रिसीव होती है ऑडियो भी आपको सुनवाते हैं। लेकिन यकीनन ये यहाँ पे खासे परेशान है और उन्होंने एक वीडियो पैगाम भी जारी किया है। वीडियो पैगाम चला रहे हैं लेकिन ऑडियो नहीं है, ये थोड़ा सा इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है। ये बुनियादी तौर पर एक वीडियो है, बस उन्होंने भेजी है। तो इस सारी सूरत हाल पे इब्राहिम रिंद हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। इब्राहिम, ज़रा बताइएगा क्या मामला है, क्या तफसील है इसकी। जी देखिए, बिल्कुल ये मामला ये है कि जिना अस्पताल की जो सर्जिकल बिल्डिंग है उसके अंदर ये पुरानी लिफ्ट है, खस्ता हाल। इसमें मजदूर जो है वो 2 मजदूर ऊपर से सामान लेके नीचे उतर रहे थे और सामान के साथ जो ट्रॉली है जिसमें सामान लाते हैं उस ट्रॉली के साथ ये नीचे उतर रहे थे तो पहली मंजिल पे लिफ्ट जो है वो बंद हो गई, खराब हो गई एक तरह की। तो वहाँ पे ये 1 घंटे से वहाँ पे ये दोनों मजदूर फंसे हुए हैं और खड़े जब थक गए तो वो उसी ट्रॉली पे ही बैठकर इंतजार कर रहे हैं और चीखो पुकार पहले करते रहे। आखिरकार जब उनकी किसी ने नहीं सुनी तो उन्होंने अपना एक वीडियो पैगाम भी बना कर दिया। जब वहाँ पे लोग मोबाइल के साथ उनकी वीडियो बनाने लगे तो उन्होंने कहा कि ये जो वीडियो पैगाम बना रहे हैं आप, 1 घंटे से हम यहाँ पर बैठे हुए, तो खुदारा इंतजामिया तक पैगाम पहुँचा दें कि वो यहाँ पे लिफ्ट ऑपरेटर को भेजे ताकि हम यहाँ से निकले और अपना मजदूरी का काम भी कर सकें। 1 घंटा हो चुका है, ना हमें पानी मिला है ना ही हमें खाना मिला है, तो इस वजह से हमारी तबीयत भी नासाज हो रही है। जिसके बाद अस्पताल की इंतजामिया को कई बार आगाह किया गया लेकिन उनके हाथों में अभी तक लिफ्ट ऑपरेटर नहीं आया, जिसकी वजह से अभी तक जो है 1 घंटा गुजर चुका है और लिफ्ट में वो बैठे बैठे इंतहाई परेशान है, खौफजदा भी हो रहे हैं और कह रहे हैं हमारी हालत भी खराब हो रही है, लेकिन इंतजामिया इस पे तवज्जो नहीं दे रही। शुक्रिया इब्राहिम रिंद, आप हमें बता रहे थे ये मजदूर जो कि लिफ्ट में फंसे हुए हैं और दादरसी के मुंतजिर हैं। दूसरी तरफ साइफर केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी की जो दरख्वास्तें हैं वो मुस्तरद हुई हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने जो महफूज फैसला है वो सुना दिया। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की जानिब से जमानत बाद अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्तें दायर की गई थीं जिन्हें आज अदालत ने मुस्तरद कर दिया है। साइफर पर यह खुसूसी अदालत है और इस अदालत ने जो ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी है
उसे मुस्तरद किया है, चेयरमैन PTI की दरख्वास्त को भी और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त को भी। जी हाँ, साइफर केस की समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया गया था, लेकिन अब फैसला सुना दिया गया है और चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की जानिब से ज़मानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्तें जो दायर की गई थी उन्हें मुस्तरद कर दिया गया है। और दौरान समाअत कुछ अहम रिमार्क्स भी सामने आए हैं, वो भी आपको हम बताएंगे साइफर केस की समाअत के दौरान आज क्या हुआ। लेकिन चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने फैसला महफूज किया था, वो फैसला ठीक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज़ खटक साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। खटक साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यकीनी तौर पर हालात आपकी साबिका जमात के लिए बहुत मुश्किल होते जा रहे हैं, आप एक के बाद एक पावर शो कर रहे हैं, इंतखाबात कब हो रहे हैं, आपने किसी से पूछा? मैंने तो किसी नहीं पूछा, आप लोगों से पता चलता है कि इंतखाबात कभी कहते हैं 90 डेज में हो रहे हैं, कभी कहते हैं फरवरी में होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि फरवरी में होंगे। और मैं बार बार कह चुका हूँ, अगर कोई अदालतों में स्टे आया ये फरवरी से आगे जाएंगे। अच्छा, इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो तीसरे फरीक की तरफ देखते हैं और पूछते हैं कि उनकी तरफ से इंतखाबात से मुतालिक कोई अभी तक डिक्लेरेशन नहीं है, कोई वजाहत नहीं है। आप भी एक पुराने सियासतदान हैं, आपका भी रब्ता है पुराने लोगों से? मेरा रब्ता कोई नहीं, लेकिन ये फैसला इलेक्शन कमीशन करे। हमारी तो अभी नई पार्टी है, मैं तो चाहता हूँ 5-6 महीने और डिले हो जाए तो हम अपनी मेहनत और कर सकें। तो हमें तो बड़ी खुशी होगी डिले हो जाए। अच्छा, आप लेकिन आईने पाकिस्तान तो कहता है कि 90 दिन में होने चाहिए, तो एक सियासी जमात जो आईने पाकिस्तान के तहत चले वो कैसे कह सकती है कि डिले हो इलेक्शन? नहीं, आईने पाकिस्तान में देखें जो अमेंडमेंट आप तो भी तो देखें ना कि ये जो हल्का बंदियाँ होनी है ये भी एक हिस्सा है। बगैर हल्के बंदियों के इलेक्शन कमीशन अनाउंस ही नहीं कर सकता, उसके लिए कंपल्सरी हो गया। सर, वो तो एक जाते जाते CCI ने उसको अप्रूव किया, हालांकि 90 दिन के अंदर अंदर होना चाहिए, और वो भी आपके जो पुराने चेयरमैन हैं उन्होंने अपनी हुकूमत में उनको अप्रूव नहीं करवाया और एग्जीक्यूट नहीं करवाया, जिसकी वजह से थोड़ा सा ये मरदमशुमारी का मामला भी डिले हुआ। नहीं, देखिए, जब कोई अमेंडमेंट ऐसी आ जाती है एक्ट में या जो भी, तो कानून बन जाता है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, कोई चाहे या ना चाहे। इलेक्शन कमीशन एक्सप्लेन करेगा या अगर कोर्ट में गया तो अदालत फैसला करेगी। हम और आप तो नहीं फैसला करते, क्योंकि आइन के मुताबिक ही काम होगा। आइन में अब जो नई अमेंडमेंट आई है उसको इलेक्शन कमीशन तो अवॉइड नहीं कर सकती। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त आपकी पार्टी पोजीशन क्या है? क्योंकि लोग ये कहते हैं कि जो आपकी साबिका जमात थी उसके चेयरमैन का करिश्मा था और उनकी वजह से लोगों ने वोट दिया। आपके अपने हल्के से मुतालिक लोग कहते हैं कि अगर आप इलेक्शन लड़ें और कोई मुदाखलत ना हो तो आप भी नहीं जीत सकते, आपके मुखालफिन कहते हैं। देखिए, मैं अपने हल्के से जनाब अली कोई 6 दफा जीत चुका नहीं, लेकिन वो 2018 के इंतखाबात में कहते हैं कि आपको जितवाया गया, इस बार अगर 2018 जितवाया गया तो आप नहीं मैं जीतेंगे। 2008 में भी जीता हूँ, 2097-98 में भी जीता हूँ, 88 में भी जीता हूँ, डिस्ट्रिक्ट नाज़िम भी बना हूँ। मुझे अपने हल्के फिक्र नहीं, लोगों को अपनी फिक्र होनी चाहिए। हम इंशाल्लाह रिजल्ट देंगे और हम मेहनत कर रहे हैं। लोग हमारे साथ खड़े हैं, खाली PTI का वोट नहीं था, इन लोगों के अपने वोट हैं। जो इलेक्शन लड़ता है वो खाली बोतल तो नहीं आता, उसके पास अपने 10-15 हज़ार लोग होते हैं। वो सब छोड़ के जा रहे हैं, पंजाब में भी, हमारे सूबे में भी। आप देखते जाए, इंशाल्लाह वक्त के साथ ये काफिला बढ़ता जाएगा और हमें कोई नहीं रोक सकेगा, क्योंकि हमने इनका चेहरा लोगों को बताना है कि 75 साल से इस मुल्क में क्या हो रहा है, और फिर 30 साल में जो हुकूमतें गई उसके बारे में बताएंगे। ये आज जो महंगाई है, तबाही मची हुई है मुल्क में, नाइंसाफी है, ये सब कुछ जब बताएंगे लोगों को समझ आ जाएगी कि इस मुल्क के साथ इन्होंने क्या। अच्छा, आप 75 साल की बात कर रहे हैं, आपने अभी हाल ही में अपनी नई सियासी जमात बनाई है। खटक साहब, आप मुझे ये बताइएगा, वो जो काफिले लेके आप खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद की तरफ जाते थे, या आप जो पार्टी पॉलिसी और बयान, साबका पार्टी आपकी, उसके बयानात से मुतालिक वजाहतें देते थे, दलाइल देते थे, आप उन सब दिनों को याद करके क्या सोचते हैं आप अपने बारे में? देखिए, मैं अपने बारे में, मैंने जहाँ भी रहा हूँ मैंने मेहनत की है, दिल लगा के मेहनत की है, कभी कोई गफलत नहीं की। हमने इस पार्टी को उठाया है, 12-13 साल हम इस पार्टी में रहे। ये जो हमारे MNAs MPs आप KP में देख रहे हैं, 60% मैंने शामिल किए हैं या इलेक्टेबल से, वो ऑलमोस्ट वो सब मेरे पास आ रहे हैं और आ चुके हैं। तो यही लोग, इनका अपना वोट और पार्टी वोट मिलाकर जीता जाता है। इस तरह नहीं, करिश्मा सिर्फ शहरों में होता है, गाँव में ये हालात नहीं है। इंशाल्लाह आप देखते जाएँ, मैंने अपने आप ये 2 महीने फिक्स किए, इंशाल्लाह हमारे हर हफ्ते जलसे हो रहे हैं, प्रोग्राम हो रहे हैं, लोग शामिल हो रहे हैं। तो जब पार्टी बनेगी फिर बात करेंगे। अभी तो हम निकले हैं मैदान में, कुछ हमें टाइम दें। चलें, आपको टाइम देते हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि सियासी जमातों की कामयाबी के लिए कहा जाता है कि किसी की हिमायत, किसी की तरफ से जो है वो आशीर्वाद बड़ा ज़रूरी होता है। 2018 में भी था, जिस जमात का आप हिस्सा थे। आपको होगा अगले इंतखाबात के लिए किसी का आशीर्वाद? नहीं, हमें तो अभी, हम देखें, कोई हमसे ये मदद कोई नहीं कर सकता कि अवाम हमारे पास कोई लाए, जल से हमारे लिए बनाए,
या हम खुद अपनी मेहनत से करें। जो मेरे साथी हैं पार्टी में वो मेहनत कश हैं और इलेक्टेबल्स हैं, वो मेहनत से आज हमारा डी खान में जलसा है, आप देख लेना। ये कोई लेकर तो नहीं है, हमारे पास यहाँ पर हर हल्के में कैंडिडेट आ गया है। डी खान में 7-8 हल्के हैं, सब में कैंडिडेट्स आ गए, उनके लोग आ रहे हैं और वो वही जलसा कामयाब करें, कोई और जलसा नहीं। जब जलसे कामयाब होते हैं फिर खुद ब खुद वोट भी बनता है, लोगों की तवज्जो भी आती है। इंशाल्लाह ये चलता रहेगा। आप देखेंगे केपी में हम सबसे आगे निकले। आपका भी नारा इस्तेहकाम का है, लेकिन आपने पार्लियामेंटेरियंस बनाई, आप इस्तेहकाम में पाकिस्तान की तरफ क्यों नहीं गए? बताया जाता है कि सबके हाथ पकड़ के वहां ले जाया गया। हमारा नारा तो है अमन, तरक्की और खुशहाली। ना हम किसी पार्टी में गए, ना किसी के पास जाना था। हमने खुद सोचा, हम सारे जो दोस्त मेरे साथ थे सब ने फैसला किया, हमने सारी उम्र सब लोगों के साथ गए, अब हम अपनी पार्टी बनाते हैं। तो सब ने मिलकर हमने ये फैसला किया और एक पार्टी बनाई है ताकि इन लोगों से हम डिफरेंट नजर आए। अच्छा, पार्टी आपने खुद बनाई है खटक साहब, या किसी ने आपको मशवरा दिया कि पार्टी बना लें? नहीं, मेरे ख्याल में आपने मशवरा दिया पार्टी बनाने। नहीं, वो जो मशवरे देने वाले और कौन, उनकी तरफ से मशवरा दिया हो सकता है? और कौन हो सकता है मुझे मशवरा देने का? हमने हमारी अपनी सोच है, हमारी मेहनत है, 40 साल मेरी सियासत है, मेरे साथ पुराने लोग हैं, और कोई मशवरा क्या दे सकते? अगर हमारे में हिम्मत ना होती और लोग हम अपने साथ ना ला सके तो ये पार्टी बन ही नहीं सकती। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी किसने बनाई है खटक साहब? उनसे पूछ लें, मुझे क्या पता। पाकिस्तान पाक सरजमीन पार्टी किसने बनवाई थी सर? उनसे पूछे ना। तहरीक लब्बैक किसने बनवाई थी सर? जिनसे पूछना उसे पूछ के दिखा रहा हूं, मैं मान जाऊं। नहीं, आप तो खैर हमेशा से वोकल हैं, आपकी तो बड़ी हसास वजारत भी रही है। मैंने किसी और के बारे में बात ही नहीं करनी। मेरे से अगर बात करनी है, मेरे से अपनी पार्टी की बात करनी। आपकी अपनी पार्टी की पोजीशन क्या होगी खैबर पख्तूनख्वा में? आप क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? अगर आपको 4 महीने का वक्त मिल जाता है? मैं आपको 2 महीने के बाद बताऊंगा हमारी पार्टी क्या होगी। अभी तो हमारे ये 4था फंक्शन है, अभी तो बहुत सारे होने हैं, लोग शामिल हो रहे हैं, टाइम लगता है, कुछ जादू तो नहीं है। इंशाल्लाह हम दिखाएंगे और हम सच बोलेंगे। मैंने 5 साल हुकूमत की, हमने डिलीवर किया, लोगों को पता है, सूबे के लोग। तहरीक इंसाफ के दोस्तों से राब्ते में भी हैं आप? देखिए, मैं यहाँ पर जितने लोग इलेक्शन लड़ने वाले हैं उन सबसे राब्ते में, चाहे PTI के हैं, चाहे और पार्टियों के हैं या इंडिपेंडेंट लड़े हैं, हर हल्के में मैं सारे सूबे में राब्ते में हूँ और इंशाल्लाह हर हल्के से बेहतरीन कैंडिडेट लेकर आएंगे। ठीक है। और इन कैंडिडेट्स की बदौलत आप अगले इंतखाबात के बाद वजारत आला देख रहे हैं PTI पार्लियामेंटेरियंस के लिए? मैं कोई जादूगर तो नहीं हूँ, हम मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे। आपने 2013 में तो जादू किया था खटक साहब। जादू ने मेहनत के बाद है, कोई जादू नहीं। 2013 में आया तो उस वक्त हम 35 सीटें जीती, हमने रिफॉर्म्स किए, पुलिस सब कुछ ठीक है, एजुकेशन, उसका नतीजा आया। फिर सारे सूबे में जो ग्रुप्स थे, खानदान थे, फैमिली थे, उनको इकट्ठा किया डिफरेंट जिलों में। मुझे पता है कि कहाँ कौन सा ग्रुप इकट्ठा होगा तो इलेक्शन जीतेंगे। ये इस तरह नहीं जीता गया और यही इंशाल्लाह कारनामा हम अब नेक्स्ट इलेक्शन में दिखाएंगे। अच्छा, बड़े मियाँ साहब भी वापस आ रहे हैं। दूसरा, जो आपके साबिका चेयरमैन हैं, उनकी ज़मानतें भी मंजूर नहीं हो रही। आइंदा का सियासी नक्शा क्या है? मियाँ साहब आएंगे वापस? मैं कुछ नहीं कह सकता किसी के बारे में। आप समझते हैं कि उनके आने के लिए रास्ते खुले? आप सीनियर सियासतदान? मुझे कुछ नहीं पता। देखिए, मुझे तो ये पता है कि अदालत ने उसको सजा दी है। अब अदालत फैसला करेगी उसको सजा खत्म होती है या नहीं होती, फैसला अदालत ने करना है, मैं तो अभी नहीं कर सकता। अगर उन्होंने इरादा किया तो अदालत चले जाएंगे, अदालत उसको रिलीफ देंगे। और आपने जिस सजा पर मिठाइयाँ बांटी, आप आज भी उस सजा को दुरुस्त समझते हैं या बहुत सारी चीज़ें बदल गई, आप समझते हैं वो सजा भी ठीक नहीं थी? किसने मिठाइयाँ बांटी? आप उस वक्त तहरीक इंसाफ में थे और तहरीक इंसाफ ने पूरे मुल्क में शोर गुल किया कि ये नाअहल हो गए। आप अब भी उस पर कायम हैं? आप समझते हैं कि अदालतों के जरिए से फैसले करवाए गए और आपकी अब राय बदल गई है? नहीं, हमने तो कोई मिठाई बांटी है, मुझे तो याद है। आप तहरीक इंसाफ में होते हुए मियाँ नवाज शरीफ की नाअहली पर खुश नहीं थे? नहीं, हम क्यों खुश हो किसी की नाअहली पर? हमें तो कोई खुशी नहीं थी। सियासतदान को मैदान में होना चाहिए, हमें कभी खुशी नहीं होती। मैदान से बाहर किसने किया था? जी, मैदान से बाहर किसने किया था? आपको पता होगा, मुझे क्या पता। अदालत ने किया, मुझे तो अदालत बताते हैं कि मुलाकातें हुई, फिर आपके साबिका चेयरमैन भी नाअहल होने वाले थे, फिर जहांगीर तरीन की नाअहली हो गई। कौन था ये करने वाला? ये मुझे नहीं पता ना, ये जिन्होंने किया होगा आपको पता होगा, मुझे तो पता है क्या है सुप्रीम कोर्ट ने किया। आपके साबिका चेयरमैन की नाअहली आप देख रहे हैं होगी? अदालत फैसला करेगी। मैं तो हर इंटरव्यू में यही बात कर रहा हूँ कि जो केसेस हैं वो सच है, झूठ है, गलत है, ठीक है, वो अदालत फैसला करेगी। हम तो नहीं फैसला कर सकते, ना हम उस पर डिसीजन दे सकते हैं। और आपके साबिका चेयरमैन काम में बदखलत, आपके साबिका चेयरमैन को आप करप्ट समझते हैं? आपने उनका साथ दिया, करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब हुए? करप्ट समझता हूँ ना, किसी को करप्ट समझता हूँ ना साफ समझता हूँ। मैं सिर्फ पॉलिसीज की बात कर रहा हूँ कि इनकी हुकूमतों में जो पॉलिसीज बनी उस मुल्क के लिए ठीक नहीं थी, उसका फायदा कोई नहीं पहुँचा। साबिका चेयरमैन के लिए कोई पैगाम है आपके पास आखिर में? नहीं, मेरा कोई पैगाम नहीं।
रब्ता करना चाहेंगे उनसे कभी? नहीं, अभी तो खत्म हो गया, किस्सा ही खत्म हो गया, रहा क्यों करूँ? किस्सा मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गया? आपको नजर नहीं आ रहा? आप कंफर्म कर दें। कंफर्म तो पार्टी बनानी से हो, क्या और क्या बड़ी बात हो सकती? कमाल। पार्टी संभालेगा कौन तहरीक इंसाफ? शाह महमूद कुरैशी या परवेज़ इलाही? क्या चीज? पार्टी कौन संभालेगा उनके बाद, शाह महमूद कुरैशी या परवेज़ इलाही? मेरे ख्याल में कोई नहीं संभालेगा, वो किसी को इख्तियार देता नहीं, खुद ही संभालेगा। क्या वजह है? उनकी अहलिया भी नहीं संभाल सकेंगी? नहीं, वो असल में किसी को ट्रस्ट नहीं करता ना, शायद अपने बेगम को दे दे मेरे ख्याल में, और तो मुश्किल है किसी को दे। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया। परवेज़ खड़क साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह हैं, बड़ा पावर शो भी करने जा रहे हैं। बड़े और मुहतात अंदाज में उन्होंने गुफ्तगू की, लेकिन आपने कुछ कोशिश जवाब तो की है। निकलवा ही लिए। देखते हैं क्या होता है। खैर, वापस आते हैं हम ब्रेक के बाद और मजीद खबरें भी शामिल करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द न्यूज़ रूम। अभी दिन भर की अहम 20 खबरें सुपर 20 में। JOFA के वक्त की MQM मरकज़ बहादुराबाद आमद, सिंध में आइंदा इलेक्शन से मुतालिक लाहे अमल पर तबादला ख्याल। वकला बरादरी का इलेक्शन 90 रोज़ में करवाने का मुतालबा, वकला की जानिब से GPO चौक से चेयरिंग क्रॉस तक रैली निकाली गई। निगरान वज़ीर आला पंजाब का गंगाराम अस्पताल का दौरा, मरीजों की तीमारदारी, नई इमारत में नकाइस देखकर बरहम। जाफराबाद में बढ़ती महंगाई के खिलाफ टैक्सी ड्राइवर सड़कों पर आ गए, टैक्सी यूनियन की जानिब से एहतजाजी रैली। लेस्को का बिजली चोरों के साथ डिफॉल्टर्स के खिलाफ भी ऑपरेशन, दूसरे रोज 21 मिलियन से जायद की रिकवरी कर ली गई। लाहौर के अंडर पासेस फ्लाईओवर्स की तज़ीन व आराइश का फैसला, DG LDA की ज़ेर सदारत इजलास। गुजरावाला में दिन दिहाड़े डकैती, डाकू शहरी से 84 लाख रुपए छीन कर फरार, फुटेज मंजर आम पर आ गई। FIA की लाहौर में कार्रवाइयां, हवाला हुंडी और इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। लाहौर में डेंगू का मरज शिद्दत इख्तियार करने लगा, 24 घंटों के दौरान 31 मरीज रिपोर्ट। साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा जेल में बीमार, अदालत ने इलाज की दरख्वास्त मंजूर कर ली, उमर सरफराज चीमा को अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म। यास्मीन राशिद की कैंसर के इलाज के लिए दरख्वास्त मंजूर, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का जेल हुक्काम को टेस्ट कराने का हुक्म। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब अजहर हैदर का इस्तीफा मंजूर, वजारत कानून ने इस्तीफे की मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लीगी रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर की दाता दरबार हाजिरी, मज़ार पर फातिहा ख्वानी, मुल्की सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआ। गवर्नर सिंध से निगरान सूबाई वज़रा की मुलाकात, मोहनजोदड़ो और मैकली में सयाहों के लिए सहूलियात बेहतर बनाने पर तबादला ख्याल। डेनमार्क के सफीर का वजारत तवानाई का दौरा, पाकिस्तान में विंड एनर्जी के मुस्तकबिल पर तबादला ख्याल। खैरपुर घरेलू मुलाजमा कत्ल केस में नई पेशरफ, मुल्जिमान की जिस्मानी रिमांड में 7 रोज तौसीक कर दी गई। सारा शरीफ कत्ल केस में बड़ी पेशरफ, मकतूला का वालिद, सौतेली मां, चचा बरतानिया में गिरफ्तार। रियल एस्टेट सेक्टर में ताज़ा हवा का झोंका, सिविल सिटी लाहौर सरमायाकारों की तवज्जो का मरकज बन गई, प्रॉपर्टी डीलर्स का शानदार कन्वेंशन। चीन अफगानिस्तान में अपना सफीर तैनात करने वाला पहला मुल्क बन गया, चीनी सफीर ने वजीर आज़म मुल्ला हसन अकुन को सफारती इसनाद पेश कर दी। आर्टिस्ट का कमाल, ज़बान से अपने पसंदीदा खिलाड़ी की तस्वीर बना डाली, वीडियो वायरल हो गई। तो दिन भर की जो 20 अहम खबरें हैं वो आपके सामने आ चुकी हैं, और मजमूई तौर पर सूरत हाल जो इस वक्त मुल्की सियासी है वो एक सवालिया निशान बनी हुई है। इलेक्शन कब होंगे,
ये सवाल लेकर बहुत से सियासतदान जो हैं वो मीडिया के सामने आ रहे हैं, मुख्तलिफ टॉक शोज़ में जा रहे हैं। और साबिक अपोजिशन लीडर जो हैं राजा रियाज साहब, उनकी भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात हुई है और बताया जा रहा है कि इस मुलाकात में इंतखाबात से मुतालिक मामलात पर तफसीली गुफ्तगू की गई है। राजा रियाज ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने मुझे इंतखाबात से मुतालिक तजावीज़ के लिए बुलाया था। इलेक्शन कमीशन को साफ शफाफ इलेक्शन से मुतालिक तजावीज़ दी हैं। सदर ने दबाव के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिखा है। राजा रियाज को सुनिए। हमने रिक्वेस्ट की है कि अगर आप इलेक्शन जुडिशली के थ्रू कराएं तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आएगा, क्योंकि जुडिशली जो है वो उसके अप्रोच करना मुश्किल है और बेहतर रिजल्ट आ सकता है। सर, सुप्रीम कोर्ट में एक जो चीफ जस्टिस है, उन्होंने जब लास्ट मुलाकात हुई थी तो यही बात आई थी कि जुडिशरी ने अपने रिटर्निंग अफसर देने से इनकार किया या माजरत किया। तो सर उस सूरत में क्या फिर? इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, कोई तजवीज़ दे रहा है, किसी से तजवीज़ तलब की जा रही है। खैर देखना ये है कि अब फैसला क्या होता है। उन्होंने खुद किसी जमात से टिकट मांगा हुआ है। लेट्स सी क्या होता है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की बात करें तो निगरान वज़ीर तिजारत गोहर एजाज से उनकी मुलाकात हुई है। मुल्की बरामदात के फ़रोग से मुतल्लिक जो इकदाम हैं उन पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई उन्हें। निगरान वज़ीर आज़म ने मुल्की मसनूआत की आलमी मंडी तक रसाई के लिए इकदाम की भी हिदायत की है। तो निगरान वज़ीर तिजारत और निगरान वज़ीर आज़म के दरमियान ये मुलाकात हुई है और मुल्की बरामदात के फ़रोग से मुतल्लिक इकदाम पर तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई है। उधर पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास इस वक्त बिलावल हाउस में जारी है। इजलास की सदारत आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो कर रहे हैं। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में मुल्की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गौर हो रहा है। आम इंतखाबात के हवाले से भी तजावीज़ ज़ेर गौर हैं और ख़ास तौर पर ये तय करना है कि नैरेटिव आसिफ अली जरदारी वाला ठीक है या बिलावल भुट्टो जरदारी वाला, यानी 90 दिन में इंतखाबात होंगे या मरदमशुमारी और हल्का बंदियों के बाद इंतखाबात होंगे। हैदर खैरल हमें ज्वाइन करें वीडियो लिंक पे, उनसे बात करते हैं। हैदर बताइएगा, इस इजलास के हवाले से कौन कौन इसमें शरीक है, क्या इसका एजेंडा है और कब तक ये ख़त्म हो जाएगा और फिर हमें पता चलेगा कि क्या हुआ इस इजलास में, एलामिया जारी होगा? जी बिल्कुल, बिलावल हाउस में जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसका इजलास जारी है। बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत और जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबरान हैं पूरे जो पंजाब से, सिंध से और दीगर जो सूबे हैं वहाँ से इधर पहुँच चुके हैं। तकरीबन 70 के करीब जो मेंबरान हैं उनकी लिस्ट दी गई थी, वो इधर मौजूद हैं जो इजलास में अभी बैठे हुए हैं। एक ही जो एजेंडा है वो आम इंतखाबात के हवाले से है कि 90 रोज़ में जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने बयान जारी किया था कि इंतखाबात अपने टाइम पर होने चाहिए, इसको इस हवाले से जो बातचीत है, जो डिस्कस चीज़ें की जाएगी। इसके साथ साथ पंजाब में पीपल्स पार्टी अपना जो लाए अमल है वो तैयार करेगी कि पंजाब में किस तरह से जो पार्टी है उसको आगे लेकर चलना है। अगर बात की जाए तो यूसुफ रज़ा गिलानी, नैयर बुखारी और दीगर जो बड़े रहनुमा हैं, जिसमें फरियाल तालपुर और सिंध से मुराद अली शाह और दीगर जो बड़े रहनुमा हैं पूरे पाकिस्तान से, वो इधर पहुंचे हैं। जबकि एतजाज एहसन और लतीफ़ खोसा जो हैं वो इजलास में शिरकत के लिए जो लोग मौजूद थे वो तकरीबन पहुंच गए हैं और एजेंडा जो है वो यकीनन आम इंतखाबात की पे बात होगी और उसके बाद मेरे ख्याल में एक पेश पे आने की कोशिश करेंगे बिलावल भुट्टो और जरदारी साहब और फिर डिस्कशन होगी कि कौन जो है किस लाइन पे हमें जाना है और उसके बाद आगे। ये दो अलग अलग लाइनें लेने का मकसद ही एक पेज है। खैर ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। कल हमने अनाउंस किया था कि शहबाज शरीफ साहब ने तजवीज़ दी है और डेट अनाउंस हो गई है नवाज़ शरीफ साहब की वतन वापसी की। तो आज ये खबर है कि उनका जो शानदार इस्तकबाल है उसकी तमाम तर प्लानिंग हो रही है। मुख्तलिफ इंतज़ामी कमेटियाँ तश्कील देने का भी इस हवाले से फ़ैसला किया गया है और मरियम नवाज़ तमाम इंतज़ामी कमेटियों की निगरान मुकर्रर हो गई हैं। रहनुमाओं और कारकुनों को यूनियन काउंसिल और वार्ड की सतह पर भी मुतहर्रिक करने का फ़ैसला किया गया है। इसके साथ साथ तमाम मरकज़ी क़यादत, सूबाई सदूर, डिविजनल सदूर और ज़िलाई सदूर को अलग अलग टास्क दिए जाएंगे। टास्क की जदीद तरीन ज़राए से रियल टाइम मॉनिटरिंग भी की जाएगी और नवाज शरीफ की वतन वापसी पर बड़ा तारीखी जलसा भी किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के लंदन इजलास की एक और अंदरूनी कहानी भी सामने आई है। मरियम नवाज़ रोज़ाना की बुनियाद पर मीटिंग्स करके अपडेट लेंगी और रिपोर्ट लंदन भेजी जाएगी। तो इस तरह से साबिक़ वज़ीर आज़म की जो वतन वापसी है उसके प्लान पर अमल दरामद शुरू हो गया है। हालांकि मुस्लिम लीग नून चाहे तो एक बड़ा कामयाब जलसा इस तरह से कर सकती है, कह दे कि महंगाई के ज़िम्मेदार हम हैं
लोग एयरपोर्ट लेने खुद चले जाएंगे मियां नवाज शरीफ को। सिद्दीक साजिद हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। सिद्दीक, आपकी तरफ आते हुए सूरत हाल है क्या, कितना कोई रिस्पॉन्स एक्सपेक्टेड है, और ये जो फॉर द फेस ऑफ इट मीटिंग्स हैं और रिपोर्टें हैं, इससे हटकर 17 तारीख के बाद के जो मामलात हैं उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट होगा ना मुस्लिम लीग नून का इस वक्त? जी बिल्कुल, और इसमें सबसे ज़्यादा जो हदफ दिया जा रहा है मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को कि वो नवाज शरीफ के इस्तकबाल के हवाले से जो अरकान पार्लियामेंट रह चुके हैं, मुस्लिम लीग नून के वज़रा रह चुके हैं, ओहदेदार हैं, टिकट होल्डर हैं, उन सब की ये ड्यूटी लगाई जा रही है कि वो कम अज़ कम जो है वो 2 से 5 हज़ार अफराद अपने साथ लेकर आएँ। मरीम नवाज़ ने ये टारगेट दिया है कि हमें कम अज़ कम लाहौर में उस दिन 10 लाख बंदे इकट्ठे करना है। अगर वो 1 लाख भी जमा करने में कामयाब हो जाते हैं मौजूदा हालात में, तो ये भी उनकी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन ज़ाहिर है एक सियासी जो है डिसीजन जो है वो होता है, तो इसी वजह से उन्होंने इसकी जो इस्तकबाल के हवाले से तमाम तर जो अमूर हैं वो ख़ुद मरीम नवाज़ ने संभाले हैं। हमजा शहबाज जो कि लंदन जा रहे थे, उनको दुबई से वापस बुलाया गया, वो भी पाकिस्तान वापस पहुँचे हैं, उनको भी ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई है शहबाज शरीफ की जानब से कि वो भी जो है वो नवाज शरीफ के इस्तकबाल के हवाले से जो है वो तमाम तर जो तैयारियाँ हैं उनके मामलात को जो है वो भी देखें। लेकिन ओवरऑल जो है वो मरीम नवाज़ ही बाकी जो पार्टी के लीडर्स हैं उनके साथ मिलकर ये चीज़ों को देखेंगी। आपने महंगाई की बात की, ज़ाहिर है इस तरह के हालात में जिस वक्त मुल्क को दरपेश मसाइल हैं, और कल परसों से जो मज़ीद वो महंगाई बढ़ने का भी इम्कान है क्योंकि पेट्रोल की कीमतें मज़ीद बढ़ने जा रही हैं, तो ऐसी सूरत हाल में लोगों को बाहर निकालना और वो कि जनाब वो बाहर निकलें और नवाज शरीफ का इस्तकबाल करें। अगर मुस्लिम लीग नून इसमें कामयाब हो जाती है कि 1 लाख से ज़्यादा अफराद भी बाहर निकल आते हैं, तो ये भी फिर इसकी बहुत बड़ी जो है वो कामयाबी होगी। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी बात यही है कि जो अब नवाज शरीफ के जो अंदरून खाना मीटिंग्स हो रही हैं, नवाज शरीफ भी यही बातें कर रहे हैं कि हमें आवाम के साथ में हम जा रहे हैं, मेरा इस्तकबाल होगा, को वहाँ पर फिर उनको हम क्या तसल्ली क्या दें, आवाम को बयानियाँ क्या हम उनके साथ लेकर जाएँ कि लोग हमारी बात पर यकीन करें और हमारे इस्तकबाल के लिए बात आएँ। तो ये नवाज शरीफ मुख्तलिफ जो मुशावरती मीटिंग्स लंदन में कर रहे हैं उसमें यही चीज़ जो है वो उनके सामने रख रहे हैं। फिर दूसरा जो एक कानूनी पहलू है वो ज़ाहिर है जो वो भी जब वो आएंगे वो नवाज शरीफ के जो करीबी ज़राए हैं उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि नवाज शरीफ गैर कानूनी पहलू भी ऐसे हैं जो कि इस वक्त बड़े इंपॉर्टेंट हैं और उन गैर कानूनी पहलुओं की तरफ भी गौर करना होगा और दीगर मामलात को भी लेकर चलना होगा। सारे स्टेक होल्डर्स का उनकी वापसी में रजामंद होना बहुत ज़रूरी है। यकीनन कुछ एश्योरेंसेस होंगी तभी वो वापस आ रहे हैं, नहीं तो तारीख आगे जाके बदल भी जाएगी। बहुत शुक्रिया सिद्दीक साजिद, आप हमारे साथ मौजूद। अभी तक 21 अक्टूबर की तारीख है, 17 के बाद पता चलेगा 21 पे कायम रहना है और उसके बाद फिर मजीद आगे जैसे जैसे वक्त गुजरेगा बाकी मूड्स देख के पता चलेगा कि 21 को आना भी है नहीं आना। हम आपसे एक ब्रेक के बाद क्यों ना मिलें। वेलकम बैक टू द न्यूज़ रूम। और इस साल में सबसे पहले एशिया कप की बात करते हैं। 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, बाबर आजम भी पवेलियन लौट चुके हैं। डू और डाई का मुकाबला है और आज देखना यह है कि जो भी टीम जीतेगी वो भारत के साथ मद्दे मुकाबिल होगी। इसके अलावा अब हम इंतखाबात के हवाले से बात करेंगे। सदर मुमलिकत ने जो ख़त लिखा है और एक तारीख उन्होंने अनाउंस की है उस पर बात होगी। साइफर केस से मुतालिक भी बात करेंगे। इसके साथ साथ हम कराची में होने वाले जो एक अफसोसनाक वाक़े के हवाले से भी आपको बताएंगे किस तरह से ये वाक़ा पेश आया और बच्ची की और दूसरा लाहौर में पीपल्स पार्टी का इस वक्त सीईसी इजलास जारी है, क्या हो रहा है, कौन सा नैरेटिव चुनना है, 90 दिन में इंतखाबात वाला या हल्का बंदियों वाला, हदबंदियों वाला, इस पर भी हम नज़र रखेंगे। हमारे साथ मुतल्लिका लोग होंगे, उनसे पूछेंगे, जानेंगे क्या हो रहा है। लेकिन साइफर के जिसमें चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी की जो दरख्वास्तें ज़मानत हैं वो मुस्तरद हो चुकी हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने महफूज फैसला सुना दिया है। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जानिब से ज़मानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्तें दायर की गई थीं जो जज अबुल हसनात जुल्करनैन साहब ने उड़ा कर रख दी हैं। जी हाँ बिल्कुल। और अब जो महफूज फैसला था वो सुना दिया गया है और इन दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया गया है। ज़मानतें खारिज करने की ये दरख्वास्तें थीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकला ने मीडिया से गुफ्तगू की है, उन्होंने क्या कहा है वो ज़रा सुनते हैं। साहब को कहा कि अगर आपके पास एक भी इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल हो तो सामने लाएं, हम इस अदालत से बाहर चले जाएंगे। लेकिन वो नाकाम रहते हुए भी उनकी इस्तदा जो है वो कबूल की गई और खान साहब की जमानत जो है वो खारिज की गई। हमें इंसाफ की तवक्को है ऑनरेबल हाई कोर्ट से।
साइफर केस में असद उमर की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली गई है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत के जज ने यह फैसला सुनाया है। प्रोसिक्यूशन मोमिन वकील ने दलाल दिए कि असद उमर जमानत के बाद शामिल तफ्तीश नहीं हुए। समाअत 12 बजे करने की इस्तदा की गई, जबकि जज अबुल हसनात ने रिमार्क्स दिए कि कानून में मेरिट को देखा जाएगा। अदालत ने आपकी ख्वाहिशात पर नहीं चलना। असद उमर से जो सवाल करना है कमरा अदालत में बिठा कर कर लें। साफ सी बात है, जो हक होगा उसे मिलेगा, जो नहीं होगा मैं नहीं दूंगा। तो दौरान समाअत ये तमाम तर गुफ्तगू रही और साथ ही साथ जो ज़मानत है असद उमर की दरख्वास्त ज़मानत वो मंजूर भी। असद उमर की ज़मानत है, चेयरमैन पीटीआई की नहीं है, शाह महमूद कुरैशी की नहीं है। खैर एक और मामला है चेयरमैन पीटीआई के गिर्द और वो है 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस। नैब में तहकीकात हो रही हैं और नैब की इंक्वायरी टीम ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ से तफ्तीश के लिए अटक जेल पहुंची है, जिसके मनाजिर भी आप देख सकते हैं। चेयरमैन पीटीआई की 190 मिलियन पाउंड केस में गिरफ्तारी का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है और इसे आप इस तरह से भी देखिए कि ज़मानत बाद गिरफ्तारी जो है वो दायर की गई थी, तो उसके पेश नज़र नैब ने जो है वो एक और केस में गिरफ्तार करने का फैसला किया, लेकिन ज़मानत ही ख़त्म हो गई तो अब गिरफ्तारी के इम्कान यहाँ पे कम हो गए। पिछले आर में जब पीटीआई के मुस्तकबिल पर बात की गई परवेज़ खटक से, तो उन्होंने एक अहम पेशगोई की है। पीएनएन का जो प्रोग्राम दी न्यूज़ रूम आप देख रहे हैं, इसी में उन्होंने गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा कि इम्कान है कि बुशरा बीबी पीटीआई की क़यादत संभालें, क्योंकि चेयरमैन पीटीआई को और किसी पे एतबार नहीं है। इलेक्शन के हवाले से उन्होंने कहा है कि इलेक्शन की तैयारी के लिए बेहतर मौका मिले और इसकी तैयारी के लिए अभी उन्हें कुछ वक्त भी दरकार है। उनकी गुफ्तगू सुनते हैं। अदालत फैसला करेगी। मैं तो हर इंटरव्यू में यही बात कर रहा हूँ कि जो केसेज हैं वो सच है, झूठ है, गलत है, ठीक है, वो अदालत फैसला करेगी। हम तो नहीं फैसला कर सकते, ना हम उस पर डिसीजन दे सकते हैं। और आपके साबिका चेयरमैन काम में बदखलत, आपके साबिका चेयरमैन को आप करप्ट समझते हैं? आपने उनका साथ दिया, करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब हुए? करप्ट समझता हूँ ना, किसी को करप्ट समझता हूँ ना साफ समझता हूँ। मैं सिर्फ पॉलिसीज की बात कर रहा हूँ कि इनकी हुकूमतों में जो पॉलिसीज बनी उस मुल्क के लिए ठीक नहीं, तो इसका फायदा कोई नहीं पहुंचा। साबिका चेयरमैन के लिए कोई पैगाम है आपके पास आखिर में? मेरा कोई पैगाम नहीं। राब्ता करना चाहेंगे उनसे कभी? नहीं, अभी तो खत्म हो गया, कैसा ही खत्म हो गया, राब्ता क्यों करूँ? पार्टी संभालेगा कौन तहरीक इंसाफ, शाह महमूद कुरैशी या परवेज इलाही? क्या चीज? पार्टी कौन संभालेगा उनके बाद, शाह महमूद कुरैशी या परवेज इलाही? मेरे ख्याल में कोई नहीं संभालेगा, वो किसी को इख्तियार देता नहीं, खुद ही संभालेगा। क्या वजह है? उनकी अहलिया भी नहीं संभाल सकेंगी? नहीं, वो असल में किसी को ट्रस्ट नहीं करता ना, शायद अपनी बेगम को दे दे मेरे ख्याल में, और तो मुश्किल है किसी को दे। तो आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई परवेज़ खटक की। अभी मगरिब की अजान का वक्त हो जाता है, वापस आएंगे हम उसके बाद। वेलकम बैक टू द न्यूज़ रूम। अभी हम बात करते हैं एक मुलाकात की। साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज, जिनकी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में इंतखाबात से मुतल्लिक मामलात पर तफसीली गुफ्तगू भी हुई है। राजा रियाज कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने मुझे इंतखाबात से मुतल्लिक तजावीज़ के लिए बुलाया था। अल्लाह ही खैर करे। राजा रियाज साहब क्या कह रहे हैं, जरा सुने। हमने रिक्वेस्ट की है कि अगर आप इलेक्शन जुडिशली के थ्रू कराएं तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आएगा, क्योंकि जुडिशली जो है वो उसके अप्रोच करना मुश्किल है और बेहतर रिजल्ट आ सकता है। सदर साहब ने जो कल ख़त लिखा है वो बहुत कमज़ोर ख़त लिखा है। उसमें उन्होंने कुछ भी, ये कह लें कि उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा, और जो कुछ वो कहना चाहते थे इस तरह लग रहा है कि सदर साहब ने किसी मजबूरी के तहत ख़त लिखा। नवाज शरीफ की वतन वापसी का भी प्लान तैयार है। शानदार इस्तकबाल की तैयारियाँ हो रही हैं। मुख्तलिफ इंतज़ामी कमेटियाँ तश्कील देने का फैसला हुआ है। मरियम नवाज़ तमाम इंतज़ामी कमेटीज़ की निगरान मुकर्रर हुई हैं। रहनुमाओं और कारकुनों को यूनियन काउंसिल और वार्ड्स की सतह पर मुतहर्रिक करने का फैसला हुआ है। तमाम मरकज़ी क़यादत, सूबाई सदूर, डिविजनल सदूर और ज़िले सदूर को अलग अलग टास्क दिए जाएंगे। पता चल रहा है कि टास्क की जदीद तरीन ज़राए से रियल टाइम मॉनिटरिंग भी होगी। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर बड़ा तारीखी जलसा भी किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के लंदन इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ रही है। पता चल रहा है कि मरियम नवाज़ रोज़ाना की बुनियाद पर मीटिंग्स करके अपडेट लेंगी और रिपोर्ट फिर लंदन तक भेजी जाएगी। जी हाँ, नवाज शरीफ की वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल उनका किया जाएगा और तारीख भी आ गई है। 21 अक्टूबर को उनकी वापसी होने जा रही है। शहबाज शरीफ साहब ने ये तारीख तजवीज़ की थी और अब उस तजवीज़ को माना गया है और 21 अक्टूबर की डेट अनाउंस हो गई है। अब इस्तकबाल के हवाले से तमाम तर तैयारियाँ भी हो रही हैं। यकीनन जो लीगल टीम है वो भी तमाम तर तैयारियों के साथ अपना काम जारी रखे हुए है, क्योंकि जब वो वापस आएंगे मुल्क में तो बहुत से चैलेंजेस होंगे। कानूनी चैलेंज होगा, मौशी चैलेंज होगा। उसके बाद जो नून लीग की साख ख़राब हुई है, थोड़ी मुतासर हुई है,
है, उसको संभालना भी है। तो सबसे पहले तो पॉइंट ये है कि वो वापस 21 अक्टूबर को आ रहे हैं। राना एहसान अफजल साहब ने हमें ज्वाइन किया। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बिलाखिर वो तारीख आ गई है, वो अनाउंसमेंट हो गई है 21 तारीख। कंफर्म है कि वापस आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी इंशाल्लाह ताला ये जो सवाल है कि मियाँ साहब कब आ रहे हैं, उसका जवाब 21 अक्टूबर है और ये सवाल अब एक्सपायर हो जाएगा मेरे ख्याल से। पाकिस्तान की सियासत में सबसे ज़्यादा अगर कोई सवाल पूछा गया है चंद सालों में तो यही वो सवाल है और इसका जवाब आ गया और ये हतमी है जी। 21 अक्टूबर को भरपूर तैयारियां हो रही हैं, पार्टी को हदायत दे दी गई है और एक शानदार और तारीखी वेलकम दिया जाएगा कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ। अगला सवाल ये कि भाई के दौरे हुकूमत में तो नहीं आए, लेकिन अब क्या माहौल साजगार लग रहा है? देखिए, हमने हमेशा कहा था कि मियां साहब इलेक्शन की कैंपेन को लीड करेंगे और इंशाल्लाह वो हमारे अगले प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट भी होंगे। तो अब क्योंकि इलेक्शन जो है वो चंद महीने दूर है तो मियां साहब वापस आ रहे हैं और पार्टी ने इसको बिल्कुल हर लिहाज से देखा है, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू भी देखा है, उनके हेल्थ का पॉइंट ऑफ व्यू भी देखा है और पार्टी की स्ट्रेटेजिक जो थिंकिंग है कि सियासी तौर पे भी हम समझते हैं कि ये पार्टी के लिए मुफीद होगा कि वो अब वापस आ जाएं। तो इन सारे चीज़ों को ज़ेरे जो है नज़र रख के अब ये फैसला किया गया। अच्छा राना साहब, पीपल्स पार्टी आजकल बड़ी थोड़ी खाइफ नज़र आ रही है नून लीग से और कहा जा रहा है कि इंतखाबात से पहले धांधली की भी तैयारी हो रही है। बिलावल भुट्टो साहब लेवल प्लेइंग फील्ड की भी बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक पार्टी को कैसे पता है कि इंतखाबात फरवरी में होंगे? देखें, ये अराजी जो है ना, ये अराजी का सवाल है कि इंतखाबात कब होंगे और जिसको अराजी आती है वो बड़े आराम से इस चीज़ का तयन कर सकता है कि अगर डीलिमिटेशन 30 नवंबर को ख़त्म होगी तो उसके अंदर आप 60 दिन अगर आप ऐड कर लें तो आपको इलेक्शन की डेट जो है वो मिल जाएगी। अब अगर किसी की अराजी कमज़ोर हो तो वो ये सवाल का जवाब नहीं दे सकता और उसको लगता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। तो मसला सारा अराजी का है। लेकिन अराजी के साथ साथ आइन भी तो 90 दिन में इंतखाबात का कह रहा है। आइन को भी एक बुनियाद बना रहे हैं। ये देखें, आइन तो सेंसस के बारे में भी कह रहा है तो सेंसस भी एक आइनी अमल है और आप आइन की किसी शिक को इंडिपेंडेंटली आइसोलेशन में नहीं देख सकते। सारे और दीगर मामलात होते हैं और इतना स्ट्रिंजेंटली आप जो है वो आइन की शिकों को नहीं देखते। तो आइनी मामला ही है सेंसस भी और उसका इख्तियार जो है वो ECP को है, वो बाइख्तियार अदारा है और उसने डीलिमिटेशन का फैसला किया है और उसकी एक स्केड्यूल अनाउंस किया है। तो ये भी एक आइनी अमल है, कानूनी अमल है। तो ये मैं तो इसको पहले दिन से ही नहीं मानता कि ये जो 90 दिन है अगर उसमें नहीं होगा तो आइन जाएगा। ये डीलिमिटेशन भी आइनी हिस्सा है सेंसस का। और राना साहब, जो कल सदर साहब की जानिब से एक तारीख तजवीज़ कर दी गई है, उस तजवीज़ को आप किस तरह से देख रहे हैं? आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से इजलास भी बुलाया गया है, उसमें भी तमाम मामला ज़ेरे गौर रहेंगे, उसके बाद जवाब दिया जाएगा। देखिए, सदर साहब ने सिर्फ अपना एक तो उन्होंने पार्टी PTI का मेंबर होने का जो है वो पूरा एक उन्होंने वो जो कह लें कि जिम्मेदारी थी उनकी PTI मेंबर होने की, वो उन्होंने पूरी की है और उन्होंने कुछ भी नहीं किया भी है और कुछ भी नहीं किया क्योंकि उन्होंने तजवीज़ दी है और उन्होंने इस चीज़ को रीइंफोर्स किया है कि इलेक्शन कमीशन ही वो अदारा है जो इलेक्शन कमीशन की डेट देगा सूबाई और नेशनल असेंबली के ऊपर। बाकी उन्होंने एक बहस छेड़ दी है जिसकी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि यहाँ पहले ही इस मुल्क में इतनी कन्फ्यूजन है। बड़ी सिंपल सी बात है, इलेक्शन की डेट डीलिमिटेशन के बाद 60 दिनों में इलेक्शन होना है। ठीक है राना साहब, अब ये बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून जो है वो इंतखाबात में ताख़ीर क्यों चाहती है? दूसरी जानिब हम पीपल्स पार्टी को देख रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि इलेक्शन जल्द से जल्द हों, लेकिन नून लीग की क्या वजूहात हैं? अपनी साख को मजबूत करना चाह रहे हैं और क्योंकि मौशी सूरत हाल जिस तरह से हमने देखा PTM हुकूमत में रही मुल्क की, तो क्या लेगेसी छोड़ के ये हुकूमत गई और उसके बाद कितना वक्त लगेगा अब साख को मजबूत करने के लिए? देखें, हमारे चाहने से कुछ नहीं होता। मैं ये भी कह सकता हूँ कि हम भी चाहते हैं कि 6 नवंबर को इलेक्शन हो जाए। तो क्या हमारे चाहने से 6 नवंबर को इलेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा। इलेक्शन एक आईनी प्रोसेस जो ये है डीलिमिटेशन का वो मुकम्मल होगा, उसके बाद इलेक्शन होगा। तो पीपल्स पार्टी जिसने सेंसस नोटिफाई किया, जो CCI का हिस्सा थी, जो सब जानती थी,
आज वो एक नैरेटिव बिल्डिंग कर रही है, वो कर ले। अच्छा, एक आखिरी सवाल राना साहब, एक आखिरी सवाल। मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि नवाज शरीफ साहब जब वापस आएंगे तो मुल्क की भागदौड़ संभालेंगे, मईशत को बेहतर करेंगे, महंगाई को कंट्रोल करेंगे। सवाल ये है कि कौन सी जादुई छड़ी लेके आ रहे हैं वो? देखिए, वही जादू छड़ी है कि जब हम 2018 में छोड़ के गए तो महंगाई 4% पे थी, बिजली का रेट 11 रुपए पे था और तरक्की की शरह 6.1 के ऊपर थी। और हमें जो 2013 में मुल्क मिला था वो अंधेरों की नजर था, गैस की लोड शेडिंग थी, 2400 बम धमाके होते थे, कोई फॉरेनर इस मुल्क में नहीं आता था। हमने 5 सालों में टर्न अराउंड किया इस मुल्क को। फिर इस मुल्क के साथ एक तजर्बा हुआ, एक नाअहल आदमी को नाफिज किया गया जिसमें उस वक्त की जुडिशरी और एस्टैब्लिशमेंट मुलव्विस थी और मुल्क को एक बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। तो इंशाल्लाह ताला जिस तरह पहले सवारा है मुल्क, इसी तरह इस दफा भी हम मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके चलें। हम भी उम्मीद यही करते हैं कि जो भी पार्टी आए वो मुल्क को संभाले और अवाम जो इस वक्त परेशानी में मुब्तला है और बहुत ज़्यादा मईशत जो है हमारे मुल्क की बिगड़ती हुई उसकी सूरत हाल है, उसमें बेहतरी आ सके। बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब हमारे से, और हमें बता रहे थे कि जैसे ही नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो किस तरह से एक सूरत हाल जो है वो बदली हुई हमें नज़र आएगी। मरियम नवाज भी ये कह रही थी, लेट्स सी कि एक तो ये कि वापसी होती है या नहीं, और अगर होती है तो किस तरह से सबसे पहले वो कानूनी चैलेंजेस को फेस करते हैं और उसके बाद मुल्क को बेहतर 2018 से पहले कहते थे कि वो आएगी और ये होगा और वो होगा, फिर वो आई और फिर कुछ भी नहीं हुआ। तो चलें, अल्लाह करे ये आए, कुछ हो जाए। खैर, पीपल्स पार्टी वालों को भी समझ नहीं आ रही कि 90 दिन में इंतखाब होना है या 90 दिन से बाहर जाते हैं तो फिर किस तरह से उस आइन की मुखालफत करें जो उनका लिखा हुआ है, यानी वो इसका क्रेडिट लेते हैं 73 के आइन का। एग्जीक्यूटिव कमेटी ने सर जोड़ लिए हैं लाहौर में, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि एक और सियासी जमात इस वक्त जो बेसरोपा है, जिसका लीडर नहीं है, वो चाहते हैं इलेक्शन हो तो उस वोट बैंक को केटर करना है। दूसरा जरदारी साहब हैं जो मुफाहमत पसंद हैं, उन्होंने ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन पर मुकम्मल एतमाद है और इलेक्शन कमीशन अपने आइनी इख्तियारात के तहत जो है इन मामलात को एक्सरसाइज करेगा, यानी कि हदबंदी होगी, हल्काबंदी होगी। तो आज शायद ये तय हो जाए कि होना क्या है। दूसरी तरफ स्टेट बैंक ने जो है वो शरह सूद का आज ऐलान किया और 22% पर ही से बरकरार रखने का फैसला किया है। आइंदा 1.5 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया है। जी हाँ, शरह सूद 22% बरकरार रखने का फैसला किया गया और आइंदा 1.5 माह के लिए ये पॉलिसी जो है इसे बरकरार रखने का ऐलान किया है। स्टेट बैंक ने आइंदा 1.5 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का फैसला किया गया है। वापस आएंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। कराची से अफसोसनाक खबर आज की ये है कि बफर जोन में गोली लगने से 7 साला मरियम साकिब जिसकी हलाकत हुई है, फायरिंग करने वाला सिक्योरिटी गार्ड तो पकड़ लिया गया है। पुलिस का कहना है कि गार्ड ने लूट मार के दौरान डाकुओं पर गोली चलाई। उधर एसएसपी सेंट्रल फैसल अब्दुल्ला चाचड़ ने 4 रुकनी तहकीकाती टीम तश्कील दे दी है। तहकीकाती टीम एसपी गुलबर्ग की सरबराही में काम करेगी। टीम तश्कील दे दी गई है, अब तहकीकात होंगी जो भी होगा, लेकिन माँ बाप को बच्ची नहीं मिलेगी। 7 साला मासूम बच्ची जो कि एक गोली का निशाना बनी थी, वापस आ रही थी। मतलब अच्छा, ये पहला वाकया भी नहीं है, इससे पहले भी मुतअद्दिद वाकयात हुए हैं इसी तरह बच्चे जो अपने वालिदैन के साथ बाहर निकले और घर वापस नहीं आए। कराची के इलाके बफर जोन में अंधी गोली का निशाना बनने वाली मासूम मरियम के वालिदैन गम से निढाल हैं। वालिद कहते हैं कि बच्ची को स्कूल छोड़ने जा रहा था कि उससे गोली लगी। रजब अली, शायान अली ने, हमारे नुमाइंदे ने बातचीत की है इनकी फैमिली से। क्या कह रहे हैं ये लोग, आप ज़रा देखें सुनें। के बफर जोन में सुबह सवेरे जो है अफसोसनाक वाक़या है जिसमें जो है तकरीबन 7 साला जो है मरियम नामी बच्ची जो है अंधी गोली लगने से जो है जहाँ बाग हो गई। इस वक्त जो है घर में सफ़े मातम जो है बिछी हुई। बच्ची के वालिद मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी सर, क्या कहेंगे, तफसीलन बताएंगे कि किस तरह ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया? बच्ची को मैं स्कूल लेके जा रहा था तो रास्ते में जो है हमें गोली चली हुई है और बच्ची को लगी है। बच्ची जो है वो इस दुनिया से चली गई है। पुलिस हकाम का ये कहना है कि मुमकिन तौर पे जो है रिपोर्ट मिली है कि इलाके के जहाँ ये वारदात पेश आई है उसके दूसरे हिस्से में जो है वारदात जो है वो पेश आ रही थी। उस दौरान जो है अंधी गोली लगने से जो है बच्ची को, जो कि गाड़ी की पिछली सीट में मौजूद थी, और जहाँ बाग हो गई है गोली लगने से। जी, शायन अली के अहल खाना से गुफ्तगू आपने सुनी है। कराची में रवां साल अंधी गोली लगने के जो वाक़यात हैं उससे मुतालिक आपको अपडेट करें तो 10 जुलाई 2023 बल्दिया गुलशन गाजी में 20 साला सिद्दीक को गोली लगी। 11 फरवरी 2023 को क़य्यूमाबाद पुल पर 6 साला बच्चा जान से गया। 1 फरवरी 2023 मलीर रेंद गोट में 7 साला बच्ची सर में गोली लगने से जान भाग हुई। तो ये 3-4 वाक़यात इसी साल पेश आए हैं। इसके अलावा भी इस तरह की वारदातों में, जो स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हैं, उसमें मुतअद्दिद बार ये वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं।
और ये एक अफसोसनाक वाक़या है। यकीनी तौर पर कराची के लोग अपना मुकदमा कहाँ लेकर जाएँ, बहुत सारे मामलात हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईम साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब आपके वक्त का। अफसोस का मकाम यह है कि हम आपको जब जब जहमत देते हैं तब कराची में किसी मासूम के साथ जो है वो जुल्म हुआ होता है। अब ये कराची के बच्चे जाएँ तो जाएँ कहाँ? हमें हुक्मरान मिले तो वो कहते हैं सुकून कब्र में है, हमें जो कराची के वारिस सो कॉल्ड मिले वो ये कहते हैं कि ये हमारा सिग्नेचर था। तो कराची के मसाइल का मुकदमा लड़ना किसने हाफिज़ साहब? सही बात है, बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है और सच्ची बात है, रोज़ाना ही जब हम बैठते हैं तो कोई ना कोई ऐसा वाक़या होता है। कभी कोई बच्चा या बच्ची गटर में गिरकर जाँ बाहक हो जाते हैं, कभी किसी अंधी गोली का निशाना बनते हैं, कभी किसी स्ट्रीट क्रिमिनल की गोलियों का निशाना लोग बनते हैं। रात एक वारदात हुई जिसमें एक बस को लूट लिया और 70 में से 65 लोगों के मोबाइल छीन लिए। शायद 65 के पास ही होंगे, 5 के पास होंगे नहीं। इसी तरह से जो है वो आप देखें मुसलसल रोज़ाना की बुनियाद पर ये वाक़यात हो रहे हैं और हम रोज़ ऐलानात सुन रहे हैं। अब आज भी चीफ मिनिस्टर साहब ने अपनी मीटिंग की है और बड़ी आला सतही मीटिंग हुई है। 6 महीने के इख्तियारात रेंजर्स के बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन ये बात अब चीफ मिनिस्टर साहब को भी क्लियर करनी होगी और रेंजर्स को भी कि जब हम बात करते हैं स्ट्रीट क्राइम के तो रेंजर्स के लोग ये कहते हैं कि ये हमारा मैंडेट नहीं है और ये मैंडेट पुलिस का है। अब मसला ये है कि जब स्ट्रीट क्राइम्स हो रहे होते हैं तो जो लोग छीनने वाले होते हैं वो तो गोलियां मारते हैं। अगर वो गोलियां मार रहे हैं और लोग मर रहे हैं तो यहाँ पर मैंडेट का मसला कहाँ से आ गया या जुरिस्डिक्शन का मसला कहाँ से आ गया? ये तो जान माल इज़्ज़त आबरू का तहफ़्फ़ुज़ करना पुलिस की भी जिम्मेदारी है, रेंजर्स की भी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये मसाइल ऊपर की सतह के हैं। अवाम का मसला ये है कि वो गोलियों का निशाना बन रहे हैं, उनके जान और माल और इज़्ज़त आबरू महफूज नहीं है। इसलिए मैं चीफ मिनिस्टर साहब जिनसे हमारी मुलाकात भी परसों हुई थी, हमने काफ़ी तफसील से इन तमाम पर बात की थी, तो मैं तवक्को रखता हूँ कि अब जितना भी हो गया, देर हो गई है, अब बहुत स्ट्रेट एक्शन होना चाहिए, टारगेटेड एक्शन होना चाहिए उन सारी माफियाज के हवाले से कि जो स्ट्रीट क्रिमिनल भी हैं और जो मुनशियात के अड्डे भी चला रहे हैं। अफसरान के तबादले हुए हैं और अभी कराची के 3.5 करोड़ आवाम ये इंतज़ार कर रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से कोई एक ऐसी चीज़ भी सामने आए कि जिसके नतीजे में पता चले कि वाकई वो मुजरिमों को पकड़ रहे हैं। इसमें हाफिज़ साहब इसमें यह भी है, वज़ीर दाखिला साहब ने जो निगरान है वो कहते हैं मोबाइल ऐसी जगह रखें जहाँ ढूंढा ना जा सके, जहाँ मिले ना। तो अब इस किस्म के जब बयानात दे दिए जाएं तो इसके बाद क्या होगा? कल को कोई ये भी कह सकता है हमें कि आप बाहर निकलते हैं तो सांस रोक कर जाएं, कहीं गोली लगने से आप मर ना जाएं, फिर हम क्या करेंगे? नहीं, एग्जैक्टली ऐसा ही है। और ब्रिगेडियर साहब से मेरी अब ये दरख्वास्त है, अपील है, मुतालबा है कि अब बयानात से ज़्यादा वो इक़दामात पर जो है वो फोकस करें। हमारे गवर्नर साहब ने ये फरमाया कि जनाब आप कातिल से मैं कहता हूँ कि यार कत्ल क्यों करते हो, सिर्फ मोबाइल छीन लिया करो। यानी अब आप सोचें ना कि इसके बाद हम किससे बात करें, यानी गैर संजीदगी का आलम कितना है। तो इसलिए अब इक़दामात सामने आने चाहिए। अभी आपने आर्मी चीफ साहब का भी बयान सुना था, उन्होंने कहा कि हम सिस्टम के खिलाफ घेरा तंग कर रहे हैं, यानी जो कब्जा है ज़मीनों पे और तामीरात में जो घपले हैं और जो माफियाज हैं। तो कराची के लोगों के लिए तो अभी तक कोई ऐसा कदम सामने नहीं आया जिसके नतीजे में कोई रिलीफ मिले। तो सिर्फ ऐलानात होते रहेंगे, तो ऐलानात बाजवा साहब भी करते थे, मुशर्रफ साहब भी करते थे और उसके बाद एनआरओ भी दे देते थे। और आपने इतने एनआरओ दिए कि आपने उस बयान का हवाला भी दे दिया कि हमारा सिग्नेचर है कि हम कत्ल कर सकते हैं, हम भत्ते ले सकते हैं, हम जलाते नहीं हैं। आप किसी दिन आप जलाने का भी एतराफ़ कर लेंगे। जिस तरफ जा रहे हैं यकीनी तौर पर उन पर भी तनकीद हो सकती है, आपसे मुतालिक भी लोग बात करते हैं। हमें आप नहीं समझते कि कराची के लिए को एग्जिस्टेंस का एक वर्किंग रिलेशन के फॉर्मूले पे भी काम शुरू कर देना चाहिए? क्योंकि ये एक मेट्रोपॉलिटन है, यहाँ कोई एक शख्स अपनी इजारादारी भी कायम नहीं कर सकता। इस हकीकत को आप मान लें। अब हम यानी आप ये समझ लें, इसका मतलब है कि आप ये कहते हैं कि जो लोग अपने कत्ल का एतराफ़ करते हैं, अपने भत्तों का एतराफ़ करते हैं, तो जमात इस्लामी उनके साथ मिले, या आप ये कहते हैं कि वो लोग जो सिस्टम चलाकर अरबों खरबों रुपए खा जाते हैं उनके साथ मिले, या आप ये चाहते हैं कि जो स्ट्रीट क्रिमिनल हैं उनके साथ मिले या आवाम के साथ मिले जो मजलूम हैं? जमात इस्लामी ने आवाम के साथ इत्तेहाद किया है और अल्हम्दुलिल्लाह एक ही पार्टी है जो के इलेक्ट्रिक माफिया का मुकाबला भी कर रही है और जो इन सारे क्रिमिनल्स का भी मुकाबला कर रही है जो क्रिमिनल्स को पालते हैं। इसलिए ये बात देखने में बहुत अच्छी लगती है कि आएँ सब चीज़ें छोड़ें, मिलजुल कर काम करें। पहले फिक्स तो करें जो कातिल हैं, जो दहशतगर्द हैं, जो 259 इंसानों को जलाने वाले हैं, जो इस मुल्क का और इस शहर का बेड़ा गर्क करने वाले हैं और जो लोग लूटमार कर रहे हैं। पिछले 15 साल मुसलसल पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही। कल बिलावल साहब फरमा रहे थे 18 घंटे लोड शेडिंग होती है। अरे भाई, मुआहदे आपने किए हैं,
1994 से आपने IPP से मुआहदे किए। आपकी हुकूमत रही है 2008 से लेकर 2013 तक विफाक में, और 15 साल से सूबे में, और 16 महीने से आप विफाक में थे। आप कहते हैं कि मैं वजीर खारजा, आप हुकूमत के थे ना, तो हुकूमत में भी शामिल हो, लोगों को बिजली से महरूम करो, लोगों को पानी से महरूम करो, कहो कि मेरे घर में भी टैंकर आता है, तो अपने खिलाफ। लेकिन जिस आवाम के साथ आपने इत्तेहाद किया हुआ है हाफिज साहब, देखते हैं कि आइंदा इंतखाबात में उनका क्या रिस्पांस होता है, आपकी जो अपील है या अवाम ने तो रिस्पांस दिया है, बल्दियाती इंतखाब में लोगों ने रिस्पांस दिया ना, नंबर 1 पार्टी है जमात इस्लामी। अगले इंतखाबात में, आम इंतखाबात में सूबाई असेंबली का, कौमी असेंबली के देख लेते हैं। वक्त की कमी देंगे इंशाल्लाह, आप देखिए वक्त की कमी है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। हाफिज नईम हमारे साथ मौजूद थे, और यकीनी तौर पर जो कराची का मुकदमा है, कराची के मामलात हैं, कराची का हर शहरी जो है वो इन बुनियादी मसाइल की तरफ जो है वो तवज्जो दिलाता है, बात करता है, और तमाम ही सियासी जमातें इसकी दावेदार हैं कि कराची का मुकदमा वो लोग लड़ते हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से सीनियर डिप्टी कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आप मुझे ये बताइए कि कराची शहर आपकी तरफ देखता है, कराची के बाकी स्टेक होल्डर्स की तरफ देखता है। कराची में आज एक गार्ड की गोली लगने से एक 7 साल बच्ची जाम बहक हुई है। कराची के बच्चों का आखिर कसूर क्या है? वो कराची में पैदा हुए, बस इतना ही? डॉक्टर साहब, आप तक आवाज आ रही है तो प्लीज जवाब दीजिएगा। अच्छा, चूंकि कोई इंट्रोडक्शन नहीं हुआ ना, तो मैं समझे कि पहले इंट्रोडक्शन। आई एम सॉरी। नहीं, मैंने इंट्रोडक्शन दिया, शायद आप तक आवाज नहीं पहुंची। हाँ, कराची के बच्चों का कसूर क्या है कि वो कराची में पैदा हो रहे हैं? सिर्फ यही उनका कसूर है? अंधी गोलियां उनका मुकद्दर है? मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि जो शहर कभी पाकिस्तान की प्राइड होता था और पूरी दुनिया में पाकिस्तान की तरक्की का, पूरी अक़वाम आलम में जो पाकिस्तान को एक मुनफरिद मकाम मिला, किसी भी जिंदगी के शोबे में, कोई भी कौमी जिंदगी का शोबा हो, तो कराची का हमेशा एक नुमाया किरदार रहा। और कराची को पाकिस्तान की तरक्की का इंजन कहते हैं, मईशत का मरकज कहते हैं। 4000 अरब रुपए का टैक्स देने वाला शहर इस तरह बेबसी का शिकार है। इस तरह जो हमारे पॉलिसी बनाने वाले, फिर जो हुकूमतें और हुकूमत के जो आला अहलकार, फिर चाहे वो कानून नाफिज करने वाले इदारे हों, इंतजामी इदारे हों, अगर हम ये देखें तो हमें एक मायूसी नजर आती है। और उसमें अब कौन सा ऐसा मसला है जो अब यहाँ नहीं? वो शहर जो 70% का रेवेन्यू दे वफाक को, 90-95% का टैक्स दे सूबे को, और उसे 1% की खैरात 40 अरब रुपए मरकज से मिले और 20 अरब रुपए की खैरात सूबे से, 1.5% अगर उसका मुकद्दर हो, जबकि उसका कंट्रीब्यूशन 60 और 70% हो, तो फिर बताइए। और फिर जो यहाँ पर सरकारी इदारे, महकमे, वजारतें, इंतजामिया, अफसरान, जब वो लोगों की, अच्छा, हुकूमत और रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी तो हुकूमत तो आम शहरी की जान, माल, मता, इज्जत, आबरू की हिफाजत करना है ना। अगर एक 7 साल की बेटी इस तरह एक कहीं से गोली आए और वो मतलब अपनी मतलब एक वो जो उसके वालिदैन के ख्वाब हैं, कैसे कैसे ख्वाब उन्होंने अपनी आंखों में सजाए होंगे, और आज वो सारे ख्वाब आनन फानन बिखर गए। तो मतलब ये बेहिसी है। और उसमें सियासी जमातों, इसमें आप भी सियासी जमातों का नाम लिया, मैं ज़रा इसमें जानना ही चाहता हूँ 2018 के इंतखाबात के अलावा बाकी तमाम मौक़ों पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को कराची के लोगों ने मैंडेट दिया। उस मैंडेट पर एक बहस होती है कि वो किस तरह दिया या किस तरह लिया गया, एक अलग चीज़ है, लेकिन आप हुकूमतों को बनाने का हिस्सा रहे। लेकिन फिर क्या वजह रही कि आप जो एक पावर हाउस थे, जो हुकूमतें बनाते थे, चलाते थे, वो कराची को हुकूक नहीं दिलवा सके? अभी आखिरी हुकूमत का भी आप हिस्सा रहे, और बल्कि आप तो मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये बात करते थे कि इत्तेहाद तोड़ दें, पीपल्स पार्टी से अलग हो जाएं। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब आपको चुप करा देते थे, क्या वजह थी? मैं आपके इस सवाल के इस हिस्से को तो मानूंगा कि हाँ, कुछ बुनियादी मसाइल हैं, जाहिर है वो हम हल नहीं करा सके ना, लेकिन उन बुनियादी मसाइल से जुड़े हुए जो अलामती मसाइल हैं
जो सानवी मसाइल हैं उनको तो हमने बड़ी हद तक हल किया। आज पानी के फसादात जगह जगह फूट पड़ते, अगर 10 करोड़ गैलन इजाफी पानी K2 की शक्ल में मेरी वजारत और मेयरशिप में ना आता, मुस्तफा कमाल भाई की मेयरशिप में 10 करोड़ गैलन इजाफी पानी मुशर्रफ साहब की आशीर्वाद से जो K3 का था ना आता। ये तो गुज़िश्ता 15 सालों में तबाही बर्बादी के नए रिकॉर्ड तोड़े गए हैं ना, कि कराची का कोई अब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अब कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर नवाबशाह, लाड़काना, कश्मीर, जैकबाबाद, ये सारे शहर अब एक जैसे हो गए हैं। बड़ा मसावी सुलूक किया पीपल्स पार्टी ने कि कराची से टैक्स भी लिए और खरबों रुपए के 40,000 अरब रुपए मिले हैं 15 सालों में पीपल्स पार्टी को। तो ना वो कराची में लगे और ना ही वो लड़काना में और नवाबशाह में कहीं नहीं लगे। और फिर बुनियादी तौर पर लॉ एंड ऑर्डर में अवाम को स्टेक होल्डर बनाना है ना, कम्युनिटी पुलिसिंग का निजाम हम कह के थक गए, वो नहीं वजह होता। तो ठीक है, हमारे जमाने में हमने सिटी वार्डन का एक निजाम दिया था और शुरू किया था, उसको उसका गला घोंट दिया, लेकिन उसके नताइज क्यों ना इसके राह में रोड़े कौन अटकाते हैं। मुझे फारूक साहब आपसे, डॉक्टर साहब आपसे ये भी पूछना है कि आप मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ वापस आए, आपकी अपनी सियासी जमात है, आपने इसे 2016 में भी संभाला, मुस्तफ़ा कमाल साहब भी वापस आ गए हैं। 2018 में जब टिसोरी साहब का मैंने नाम दिया था तब तो मुझे जाना पड़ा, 2022 में वो गवर्नर कैसे हो गए। आपने शायद अहमद सलमान साहब का शेर भी पढ़ा होगा कि उसे एक कच्ची सी उम्र वाली के फ़लसफ़े को कोई ना समझा, जब उसके कमरे से लाश निकली, खतूत निकले तो लोग समझे। ऐसा तो नहीं हुआ कि उन्हें भी समझ आ गई बाद में कि टिसोरी साहब को ही क्यों गवर्नर बनाना है? देखिए, मेरे ख्याल में ये बातें जो आप कह रहे हैं ये तज्जियों और तबसरों में ज्यादा बेहतर और मुनासिब है। मेरा पार्टी में वापस आ जाना और खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई का मुझे दावत देना कि मैं दोबारा पार्टी में शामिल हूं और उनके साथ मिलके जो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और बोझ है उसको उठाने में उनकी मदद करूं, उनका दस्ते बाजू बनूं। तो मेरे ख्याल में मैं तो 2 साल से खुद कह रहा था, और जब खालिद भाई ने ज़ाहिर मुझसे ये कहा तो मैंने फबीहा कहा। मुस्तफा कमाल भाई ने भी महसूस किया कि जाहिर है कि इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है, वरना मौरिख जो है और आवाम, जाहिर है कि हम अगर अपनी 1.5 ईंट की मस्जिदें बना कर रहे हैं, रास्ता यानी कि कर दिया गया था। एक आखिरी सवाल, कल जो मुस्तफा कमाल साहब ने सिग्नेचर वाली बात की, आप उससे इत्तेफाक करते हैं? लेकिन उन्होंने वो बात भी अलामती तौर पे की थी, वो सिग्नेचर भी परसेप्शन इज लार्जर देन दी रियलिटी, यानी जो अलामती तौर पर उन्होंने बात की, आपके कहना है, लेकिन वक्त की कमी है। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर ब्रेक पे जाने फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। अभी आपको बताते हैं कि कराची सेंट्रल जेल में जो खतरनाक सजा याफ्ता कैदी थे उन्हें हुनरमंद बना दिया गया है। तैयार करदा अशिया की अगले हफ्ते नुमाइश भी की जाएगी। मज़ीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे जुहेब जिएजा से। जुहेब, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त सेंट्रल जेल के सजा याफ्ता वार्ड में मौजूद हूँ, जहाँ पर सजाए मौत के कैदी हैं, उनके हाथों में हुनर है, सबकी अलग अलग कहानियां हैं। अगर आप उनकी आप बीती सुने तो आपको आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। इनके हाथों में ऐसा हुनर है जिससे ये अपने घर वालों के लिए यहाँ से रकम जो है वो घर वालों को भेजते हैं ताकि उन्हें अपनी किफालत करने में कोई परेशानी ना हो सके। और एक एग्जीबिशन होने जा रही है जो जेल इंतजामिया जो है वो करवा रही है, और वो एग्जीबिशन जो है वो अगले हफ्ते जो है वो होगी, जिसमें इनके जो बैग्स हैं उसे नुमाइश के तौर पर जो है वो रखा जाएगा। और नुमाइश के तौर पर रखे जाने वाले बैग्स बासानी जो शहरी है वो खरीद कर इन्हें जो है वो सपोर्ट करेंगे। वो मुआवजा, वो पैसे इन तक जो है वो जेल इंतजामिया, सेंट्रल जेल इंतजामिया, जो जेल सुपरिटेंडेंट है मोहम्मद हसन सेतु, उनके ताउन से जो है वो ये एग्जीबिशन जो है वो करवाई जा रही है। और आइंदा हफ्ते में वो एग्जीबिशन होगी और यहाँ पर जो कैदी हैं उनकी सारी जो पेंटिंग्स हैं, जो बैग्स हैं, वो तमाम के तमाम जो वहाँ रखे जाएंगे और वो जो लोग खरीदेंगे उनके पैसे जो इन तक पहुंचाए जाएंगे और वो फिर इनके घर वालों तक पैसे बासानी पहुंच जाएंगे। काश ये सहूलतें जेल से बाहर ने मैसर होती तो शायद ये कभी जेल ही ना जाते। मैच में हमारा बुरा हाल है, कल बात करेंगे इस पे। अभी